कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.19 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज CrNH3 होल पावर 6 और ओवरऑल चार्ज आपका +3 दिया। ये हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक बाय नेचर, वाइल ये आपका एनादर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है निकल CN होल 4 और ओवरऑल चार्ज आपका -2 दिया हुआ है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इज डायमैग्नेटिक बाय नेचर, एक्सप्लेन व्हाई। आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स है जिसमें से एक कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका डायमैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है। तो ये पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब है कि इन कॉम्प्लेक्स की आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आप आसानी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए ये थ्योरी इजी भी है, बहुत ही आसानी से यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब देखिए भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से इस थ्योरी को यूज कर लेंगे और आंसर कर सकेंगे। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने क्या बोला हुआ था, सबसे पहले जो स्टेप्स आपको फॉलो करना है, आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। चलिए मैंने इसको ले लिया, ये Cr ये NH3 हो गया होल पावर 6 हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर हो गया +3। ठीक है, तो हमें करना क्या है, VBT थ्योरी यूज करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालना है। तो ये हो गया आपका ये सेंट्रल मेटल एटम, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड्स। अमोनिया इज ए यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, तो 6 × 0 हो जाएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स का कोई चार्ज नहीं होता है तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल चार्ज ही आपका इस सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है Cr और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बहुत ही सिंपल हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है भाई, ये लिखिए सेंट्रल मेटल आयन। ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखिए भाई, जो क्रोमियम होता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो 3d5 4s1 होता है। ठीक है, इसमें से हाफ फिल रूल अप्लाई होता है, हाफ फिल स्टेबिलिटी रूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो 3d5 4s1 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि +3 चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप इससे निकालिए, 2 इससे निकाल दीजिए, तो ये 3d3 बच जाएगा। तो ये हो गया 3d3 और ये 4s0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब देखिए भाई, जो आपका थर्ड स्टेप फॉलो करना है, आपको लिखना है ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन किसका, सेंट्रल मेटल आयन का। ये जो आपने इस सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है, इसका लिखे आप ऑर्बिटल नोटेशन। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 3d3 हो गया, ये 4s0 हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 4p भी तो आपका डला है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, मेंशन कर देते हैं। अब देखिए भाई, ये 3 स्पिन है, तो चलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 स्पिन मैंने सिंगली फिल कर दिया ओम्स रूल के अकॉर्डिंग। जो लास्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यहाँ से आपको ये पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से आपको ये पता चलेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना है या नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मैंने बताया हुआ था कि अगर किसी भी लिगेंड्स में डोनर एटम आपका कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में मैंने बताया हुआ था कि इसमें से ऑक्सीजन, सल्फर या तो हैलोजन्स डोनर एटम होते हैं, और इनके केस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे इन जनरल जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ये समझ लेते हैं कि भाई ये एन दिया है, अगर लिगेंड्स में नाइट्रोजन होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की काम करेगा, और ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसमें से अमोनिया लिगेंड दिया है, इसमें से नाइट्रोजन होता है डोनर एटम, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर होता है। अगर नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, काम करना चाहिए। बट इन कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम नहीं करता है। ठीक है भाई, अब देखिए, केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। इनको एवरेज लिगेंड बोला जाता है। अमोनिया उन्हीं में से एक लिगेंड है।
ठीक है। अमोनिया, अमोनिया कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ मेटल्स होते हैं उनके साथ में वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अब ध्यान दीजिए, कोबाल्ट हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया और आयरन हो गया, अगर इन मेटल के साथ में सेंट्रल ये अमोनिया आपका अटैच है तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर अदर मेटल्स आ जाते हैं तो यहाँ पर अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। कौन से मेटल बताएं? ये आपका कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, ये आयरन हो गया। ये 4 मेटल आप दिमाग में रखें। इनके साथ में अगर आपका अमोनिया अटैच है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर अदर मेटल आ जाते हैं, ये क्रोमियम इस सीरीज में नहीं है, मतलब है कि ये अमोनिया इसमें से वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये जो सीरीज मैंने बताया हुआ ये तो कोलैप्स हो गया भाई। ये कुछ देखिए, ये जो आपके एवरेज लिगेंड्स है तो कुछ गिने चुने लिगेंड्स है जहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को चैलेंज करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस चैलेंजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें केवल वही कॉम्प्लेक्सेस लिए हुए हैं जहाँ पर आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब है कि जो भी ऑर्बिटल नोटेशन लिखा हुआ है उसको वैसे ही ज्यों को इतना रहने दीजिए, बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसे दिया वैसे रहने दीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए, खास तौर से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। ये पूछ रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल नोटेशन में देख करके। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 2 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डजंट मैटर 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है या 5 प्रेजेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर केवल एक ही प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर के कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक बाय नेचर है। वाई? बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर हो गया। चलिए मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ। मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ तो वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी आपकी क्या है भाई? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है भाई। बस केवल इतना ही निचोड़ है, पूरी थ्योरी का जो एसेंस है ये बस केवल इतना ही है। यहीं से पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ज्योमेट्री निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी निकाल लेंगे, ठीक है भाई। मैं इस कॉम्प्लेक्स को ले लेता हूँ। निकल हो गया, Cn4 हो गया और इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो जाता है? -2। अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आसानी से वीवीडी थ्योरी यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये निकल हो गया, चलिए मैंने लिख दिया निकल प्लस ये 4 साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज -2 है। तो यहाँ से आपको निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी, यहाँ से +2 मिल जाता है। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है, ठीक है भाई। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे तो ये बहुत क्लियर हो गया। निकल जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2 है। नेक्स्ट स्टेप है हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इस सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों ने सीखा। और निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। और ये D8 D में चला जाएगा और ये 2 S में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, आउटर मोस्ट से निकाल दीजिए। तो यहाँ से हो जाता है 3D8 और ये हो जाता है 4S0। थर्ड स्टेप, सेकेंड तो हो गया। थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं ऑर्बिटल नोटेशन। तो यहाँ पे ऑर्बिटल नोटेशन लीजिए, 3D8 कर दिया, 4S0 आपका खाली पड़ा हुआ है और 4P भी आपका खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंगली फिल कर लेते हैं। सिंगली फिल कर दिया हमने, फिर इसके बाद में डबल फिल कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिए। अब देखिए भाई, अगेन जो लास्ट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है या वीक फील्ड लिगेंड दिया है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप ध्यान दें तो ये साइनाइड आयन है और साइनाइड आयन में कार्बन एटम होता है, डोनर एटम। मैंने बोला हुआ कि अगर कार्बन एटम, नाइट्रोजन या फास्फोरस, इसमें से अगर कार्बन एटम, डोनर एटम है, मतलब है कि ये लिगेंड्स आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मतलब कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा,
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है भाई, यहाँ पे जितने भी अनपेयर्ड हैं तो इनकी आप पेयरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, इसको उठा करके आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पेयरिंग कर दिया। ठीक है भाई, इस स्पिन को उठा करके यहाँ पे डालेंगे तो पेयर्ड हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए ये पेयर्ड कर दिया। पेयरिंग करने के बाद में आफ्टर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स का एप्लीकेशन यूज करने के बाद में अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए मतलब क्या है कि आपको ये जानना है कि इसमें से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी स्पिन्स दिए हैं सभी के सभी आपके पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। इसमें देखिए अनपेयर्ड कितने दिए थे, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ये अनपेयर्ड दिए हैं तो पैरामैग्नेटिक, ये पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक। तो यही रीज़न है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक बाय नेचर है। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। अगर कॉम्प्लेक्स के पास में जिसमें से सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका डायमैग्नेटिक बाय नेचर।